प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे माननीय न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़, उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। एक्चुअल में ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि इनका रिटायरमेंट जो है 10 नवंबर को इनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाएगा। साथ में हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित चीज़ों को भी आज डिस्कस करेंगे। अंडर द आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, कौन ओहदे दिलाता है, उन बेसिक चीज़ों का भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले। लिहाजा इस क्लास में मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो है आपके टॉप 5 जजमेंट ऑफ द जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये जो PPT मैंने बनाई है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इनसे पहले सबसे पहले क्या था, इनके सामने एक जो है PIL लाई गई। आर्टिकल 370 को जो है वो चैलेंज किया गया, चैलेंज टू द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए कि भाई उसको जो है एब्रोगेट कर दीजिए। तो इसके लिए जो एक अपील डाली गई थी, इन्होंने एक जजमेंट दिया इन री आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इसमें क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो हटाया गया है द पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बाय द राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो 4-5 अगस्त 2019 को था, वो जो है लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है। तो इसलिए स्पेशल स्टेटस को रिमूव करने का जो आर्टिकल 370 था, उसकी जो हटाने की प्रक्रिया है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड जो है अपहेल्ड रखा गया है। इसमें ये आप लोगों को याद रखेंगे, अपहोल्ड करके रखा गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने की जो संवैधानिक वैधता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो उसकी वैधता है, उसे बरकरार रहने दीजिएगा, और उसका जिसमें विशेष दर्जा समाप्त किया गया था। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि आर्टिकल 370 एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज़ द आर्टिकल 370, ये हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस जो है वो देता था किसको, जम्मू कश्मीर को, जिसमें उसमें बहुत सारी प्रिविलेजेस जो हैं वो दी गई थी। और उस समय के जो राजा थे, रूलर थे, महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने 1947 में भारत के प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में ये जो एग्रीमेंट किया था, और जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया था ऑफिशियली। कब पर, सरदार भाई वल्लभ पटेल भी थे उस टाइम पर। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि भारत जो है जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रियासत को अब जो है इंडियन डोमिनियन ऑफ इंडिया में जो है वो शामिल कर लिया था। ठीक है, जिसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोविजन जो हैं वो दिए गए थे। भारत सरकार को जो है बहुत सारे राइट्स मिल गए थे। जम्मू कश्मीर की बहुत सारी पावर्स काफ़ी हद तक जो है कम कर दी गई थी, और जम्मू कश्मीर के लिए अलग से एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बनाई गई थी, जिसका कार्यकाल पहले 6 वर्ष तक होता था। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें लिखी है मैंने। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर जो है वो अपने यहाँ पर बहुत लिमिटेड मामलों पर ही जो है वो कानून बना सकता था, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इन सब को लेकर। बाकी फॉरेन पॉलिसीज, डिफेंस, ये सब चीज़ें पावर जो हैं इंडियन पार्लियामेंट के पास थी। ठीक है, यानी केंद्र सरकार की। ठीक है, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, भारत की जो पार्लियामेंट है वो भी, यहाँ पे एक बात और लिख लेना, पहले क्या था, बिफोर 370 जो पार्लियामेंट है केवल जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति से ही कानून बना सकती थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 370 के बारे में आपको पता ही है। और फिर यूनियन टेरेटरी बना, यूटी बना जम्मू कश्मीर, और यूटी बना था आप लोगों को पता है 31 अक्टूबर 2019 को। राइट, चलिए अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अमर अब्दुल्ला सेकेंड टाइम जम्मू कश्मीर के और फर्स्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें क्या था कि जो हमारे एक सर्विसमैन है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म फोर्सेस, जो हमारी आर्मी वायुसेना, इनके एक सर्विसमैन के 1 रैंक 1 पेंशन सरकार लेके आई थी, आप लोगों को पता है। तो 1 रैंक 1 पेंशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कह दिया कि जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ठीक है, वो वायलेट नहीं करती, सरकार के पास ये अथॉरिटी है, तो उसको जो है बरकरार रखा गया था। ठीक, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। उसमें कह दिया था कि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का कि वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, असम अकॉर्ड से रिलेटेड ये बात है, आप लोगों को याद रखना है। और इसमें केस था इंड्री सेक्शन 6A ऑफ सिटीजन एक्ट 1955, ये इस पर डिस्कशन, ये अभी 2-3 दिन पहले का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसकी जो धारा 6A है वो उसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, उसको जो है अपहेल्ड करके रखा गया, यानी बरकरार रखा गया। कहा कि सेक्शन 6A जो है वो ठीक है, वो किसी के राइट का वायलेशन नहीं कर रहा। और ये क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि मार्च सेक्शन 6A में क्या गया, मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 6A रिलेटेड टू द बांग्लादेश सिटीजन्स या बांग्लादेश माइग्रेंट्स पीपल्स हु आर कम बिफोर इन इंडिया बिफोर मार्च 1971, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे थोड़ा चर्चा करी। उसने कहा भाई कि इसमें 3 कंडीशन बताई थी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें 3 बातें लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं, पर्सन हु केम, यानी जो व्यक्ति आया हो असम बिफोर 1 जनवरी 1966 से पहले आ गया, तो द पर्सन वर कंसीडर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अलाउड टू द वोट। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात कही है। नंबर 1 क्या कही है सुप्रीम कोर्ट ने, कि भैया जो 1 जनवरी 1966 से पहले भारत आ गया, कहाँ से आया है, बांग्लादेश साइड से, असम के अंदर आया, असम की बात चल रही है, तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा और वोट का राइट होगा। इसके बाद दूसरी बात क्या कही सुप्रीम कोर्ट ने, पर्सन हु केम टू असम आफ्टर 1 जनवरी 1966 बट बिफोर मार्च 24 1971, मतलब 24 मार्च से पहले 1971 के 24 मार्च से पहले यदि कोई भारत से बाहर, भारत के अंदर आ गया, असम में वो भी, तो उसे क्या होगा, दीज पर्सन वर कंसिडर एज ए इंडियन सिटीजन बट, याद रखना, बट नॉट अलाउड वोट फॉर ए पीरियड 10 ईयर, मतलब उसे 10 सालों के लिए वोट का राइट नहीं मिलेगा, 10 सालों के लिए, यानी कब तक, 1971 प्लस 10 1981 तक, राइट। फिर इसके बाद पर्सन हु कम टू असम ऑन आफ्टर मार्च 25 1971, अब इस दिन के बाद भी कोई व्यक्ति असम में आया है तो दीज पर्सन वर कंसिडर्ड इलीगल इमाइग्रेंट्स, ये आप लोगों को याद रखना है, यानी उसे अवैध अप्रवासी माना जाएगा। तो यहां पर लिख लेना अवैध प्रवासी। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, यही एग्जाम में आप लोगों के आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी किस पर, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की सेक्शन 6A को चैलेंज किया गया था। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6 इज ए वैलिड है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, एनआरसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जा रहा था। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह, ये आप लोगों ने केस सुना होगा, एंड दिस केस रिलेटेड टू द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं, खासकर एससी और एसटी में सब क्लासिफिकेशन की बात की गई थी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड एज वेल एज योर इंटरव्यू, तो आप लोग याद रखेंगे वैलिडिटी सब क्लासिफिकेशन विद इन अ रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी मतलब एससी और एसटी की बात चल रही है। इस केस में क्या कहा गया, जो आरक्षित श्रेणियां होती हैं उसके भीतर भी आपको वर्गीकरण करना है, सब क्लासिफिकेशन करना है। मतलब मान लीजिएगा कोई एससी में है तो ज़रूरी थोड़ी है सारे एससी के लोग गरीब होंगे, एसटी में तो सारे गरीब थोड़े होंगे, कोई एससी का आईएएस भी है, कोई बड़ा उद्योगपति भी है। तो ऐसे लोगों को का वर्गीकरण करिए जो वास्तव में
रिजर्वेशन के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है वो दिया था, आप लोग इसको याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट है आप लोगों का केस नंबर 5, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोरल बॉन्ड स्कीम, जो आपकी चुनावी बॉन्ड योजना थी, उसको चैलेंज किया गया था, उसकी संवैधानिकता को चैलेंज किया गया था। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ये ऑल दीज केसेस रिलेटेड टू चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो है ये चुनावी बॉन्ड योजना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज ये राइट टू इंफॉर्मेशन का आर्टिकल 21 का वायलेशन करती है, ठीक है। तो ये बात जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द वॉयलेट द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स, सूचना के अधिकार का वॉयलेट करती है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। तो 5 केस लॉज हम लोगों ने देखे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसी तरह के केस लॉज और मैं आप लोगों को लाऊंगा। ये PDF आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। ये PDF आप लोगों के ग्रुप में आ गई होगी, और इसको पढ़ के अभी इसमें और एक पार्ट और बनाऊंगा, उसमें 5 केस लॉज और डिस्कस करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया थे इनके बड़े 5 ये चर्चित जो हैं केस लॉज थे। अब हम जो है देख लेते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या, तो एक तो ये चीफ जस्टिस साहब जो है हमारे क्या हैं, 50वें नंबर के हैं, है ना भाई, 50वें नंबर के हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कब बने थे, 9 नवंबर 2022 को बने थे, 10 नवंबर 2024 तक ये जो हैं रहने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोग जो हैं ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, कभी एग्जाम वगैरह में आ जाए तो। एज ए लॉ एस्पिरेंट्स, एज ए जुडिशियरी एस्पिरेंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए हमारे चीज CGI। तो ये अपॉइंटेड जज द सुप्रीम कोर्ट 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने, और सिटिंग जज बनने के बाद ये रहे थे 13 मई से लेकर नवंबर 7 2022 तक, फिर 2 दिन बाद ही चीफ जस्टिस बन गए थे। इससे पहले क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट थे 31 अक्टूबर 2013 तक, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद उससे पहले क्या थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या थे, जज थे 29 मार्च 2002 से लेकर 2013 तक, यानी 2002 से लगभग 13 साल बम्बई हाई कोर्ट में ये एज चीफ जस्टिस वो जज रहे थे, और बाद में चीफ जस्टिस बने। और उस समय पर ये डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जुडिशियल अकेडमी के महाराष्ट्र जुडिशियल अकेडमी के क्या हैं, ये चीफ भी, चेयरमैन भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ये कब रह चुके हैं, 1998 में, कब, सुप्रीम कोर्ट के बम्बई हाई कोर्ट के जज बनने से पहले। इसके साथ साथ ये एज ए बम्बई हाई कोर्ट में सीनियर वकील कब बने, तो 1998 में ये सीनियर वकील बने। एंड प्रैक्टिस लॉ सुप्रीम कोर्ट में और बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी इन्होंने। एंड विजिटिंग प्रोफेसर कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई से इन्होंने एज ए विजिटिंग या गेस्ट प्रोफेसर के रूप में भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इस USA से भी पढ़े हैं ये, ठीक है। कहाँ से पढ़े हैं ये, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अपने लेक्चर कहाँ दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरस्टैंड एंड साउथ अफ्रीका आदि कई जगह इन्होंने अपनी स्पीच जो है वो दे रखी है। बहुत सारे एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में स्पीच जो है वो दे चुके हैं। एंड इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने LLM जो किया है वो क्या है, इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल्स USA से LLM किया। एंड BA किया है इकोनॉमी में एंड जॉर्ज स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली से, और LLB करी है लॉ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करी थी, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आप लोगों के पास जो है वो पहुंच गई होगी। इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में फटाफट से सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं वो अंडर द आर्टिकल
अंडर द आर्टिकल 124 से 147 तक हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ते हैं। आर्टिकल 124 क्या कहता है? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। और जब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1950 में, तब न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 7+1 थी, 7+1। और आज कितनी है? 33+1 आप लोगों को याद रखेंगे, यानी टोटल है 34 जजेस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं। और इनके क्वालिफिकेशंस क्या क्या है कि भाई भारत का नागरिक हो, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड इसके साथ साथ 5 साल का न्यायाधीश रहे हों हाई कोर्ट में, 5 साल के हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हो मिनिमम, या फिर 10 ईयर जो है वो अधिवक्ता रहे हो 10 साल, ठीक है। और या राष्ट्रपति की नज़र में विधि या लॉ स्कॉलर या विधिवेत्ता होना चाहिए। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के जज को हटाने की प्रक्रिया हमारे आर्टिकल 124 की क्लॉज 4 में दी गई है। इन्हें भी इम्पीचमेंट के माध्यम से जो है वो हटाया जा सकता है। अभी जो हमारी सैलरी है वो है 2,80,000 चीफ जस्टिस साहब की, और 2,50,000 है अदर जज की, ठीक है। एक आप लिखेंगे 127 में एडोक जजेस हम लोग पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडोक जजेस मतलब टेम्परेरी जज होते हैं। फिर हम लोग 131 में पढ़ते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं जिस पर वो बात करता है, ठीक है। 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का रिव्यू कर सकता है। 142 में शू मोटो ले सकता है, एंड 143 में प्रेसिडेंट साहब कंसल्ट ले सकते हैं ऑन द लीगल ग्राउंड पर, ठीक है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे भारत के? हीरालाल जे कानिया, ठीक है। अभी कौन है चीफ जस्टिस? अभी कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। और डीवाई चंद्रचूड़ से पहले कौन से थे भाई? जल्दी बताओ सारे, जल्दी। जस्टिस यू ललित, ठीक। इसके बाद कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। अभी कौन बनेंगे? संजीव खन्ना, ठीक है। ये पूरी जानकारी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये 49वें नंबर के, ये 50 और ये 51, ठीक है। आप लोगों को प्लीज याद रखना है। तो आई होप सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंट आपने देखे, एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास जो है वो आ गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को कराता रहूँगा, एंड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर।